बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के चीफ तारिक रहमान के पीएम बनने के साथ ही यूनुस की सत्ता से विदाई हो जाएगी। जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की बागडोर दी गई थी। उन्हें शांतिपूर्ण चुनाव करवाने और देश में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो सफल आम चुनाव के बाद पूरी भी हो गई। आपको बताएं कि बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, बीएनपी जीत गई है और 17 फरवरी को तारिक रहमान देश के नए पीएम बनने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नई सरकार में मोहम्मद यूनुस का भी कोई रोल रहेगा? तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने इसका जवाब दिया है। हुमायूं कबीर ने बातचीत में बताया कि तारिक रहमान देश के सबसे अच्छे दिमाग के साथ काम करने में भरोसा रखते हैं। अभी यूनुस या किसी अन्य के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, लेकिन तारिक रहमान काबिल लोगों से सलाह लेकर देश चलाना चाहते हैं। हुमायूं कबीर ने कहा, यूनुस के किसी तय भूमिका पर कोई चर्चा नहीं हुई। तारिक रहमान साहब सबको साथ लेकर देश को चलाने में दिलचस्पी रखते हैं और वो पीएम बनते हैं तो अपने पास मौजूद सभी टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। इंसान की खूबी, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय कद के हिसाब से उसका इस्तेमाल देश के विकास में किया जा सकता है। बताया गया कि उनका ये इशारा मोहम्मद यूनुस के लिए ही था। सरकारी दावे से इतर एक चर्चा मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाने की भी चल रही है। कॉलमिस्ट डेविड बर्गमैन ने एक्स पर लिखा कि यूनुस के राष्ट्रपति बनने से बांग्लादेश को काफी फायदा हो सकता है। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर काफी इज्जत मिलती है। उनके अलावा किसी अन्य बांग्लादेशी शख्स की ग्लोबल हैसियत उनके बराबर नहीं है। बर्गमैन ने देश पर फोकस करने वाला पीएम जो इंटरनेशनल सोच वाले राष्ट्रपति के साथ काम कर रहा हो, वही इस समय बांग्लादेश को चाहिए। बर्गमैन बांग्लादेश की राजनीति पर काफी कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर बात भी हुई है। हालांकि तारिक रहमान की टीम और मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी दोनों ने ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया। शफीकुल आलम ने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में मोहम्मद यूनुस की कोई रुचि नहीं है, ना ही वो किसी संवैधानिक पद पर बैठना चाहते हैं। आलम ने कहा कि यूनुस को एक नाजुक मोड़ पर शांति और स्थिरता कायम करने के लिए देश चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यूनुस ने जो लक्ष्य तय किए थे उनमें से ज्यादातर हासिल कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को जीत मिली है और 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के निर्वाचित सदस्य मंगलवार को शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल के सदस्य भी उसी दिन शपथ ग्रहण करेंगे। चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम की पुष्टि की। सरकार बनने के बाद तारिक रहमान पीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। अनुभवी राजनेताओं के साथ साथ पार्टी युवाओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों में वरिष्ठ और नए नेतृत्व का मिश्रण देखने को मिलेगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान का मंत्रिमंडल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। उसमें 32 से 42 मेंबर होने की उम्मीद है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने मंत्रिमंडल गठन के संबंध में वरिष्ठ नेताओं से विचार शुरू किया। हालांकि मंत्रालयों के आवंटन का पता तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही चलेगा। विदेश मंत्री पद के लिए बीएनपी के संयुक्त महासचिव हुमायूं कबीर के नाम पर चर्चा चल रही है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री पद के लिए डॉक्टर रजा किबरिया के नाम पर विचार किया जा रहा है। वो पहले आईएमएफ में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थे। अमीर खसरू महमूद चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देने के लिए विचार किया जा रहा है। वो ये पद पहले भी संभाल चुके हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के नाम लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए चर्चा में है। वो पहले कृषि राज्य मंत्री और बाद में नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहम्मद अज़्ज़ुज़्ज़मान का नाम विधि मंत्रालय के लिए सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय के लिए सलाउद्दीन अहमद के नाम पर भी चर्चा चल रही है, जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए मिर्जा अब्बास के नामों पर विचार हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर जो बाकी नाम चर्चा में है उसमें अजम जाहिद हुसैन को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपे जाने की संभावना है। सूचना मंत्रालय के लिए रूहुल कबीर रिजवी के नाम पर चर्चा चल रही है। अन्य नामों में कथित तौर पर नजरुल इस्लाम खान, डॉक्टर अब्दुल मोइन खान, गायेश्वर चंद्र रॉय, मेजर रिटायर्ड
हाफिज उद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद, सेलिमा रहमान, अंदलीब रहमान पार्थो, मिजानुर रहमान मिनू और शबा ओबियादीन के नाम शामिल हैं। और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति पद में बदलाव हो सकता है। वरिष्ठ स्थायी समिति मेंबर डॉक्टर खांडेकर मोशरफ हुसैन के नाम पर इस पद के लिए चर्चा चल रही है। हालांकि अगर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया जाता है तो मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। आखिरकार मंत्रिमंडल का फाइनल निर्णय पार्टी की स्थायी समिति और अध्यक्ष तारिक रहमान पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश जमात इस्लामी ने 68, एनसीपी ने 6, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने 2, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1, गण अधिकार परिषद ने 1, बांग्लादेश जातीय पार्टी ने 1, गण संगति आंदोलन ने 1, खिलाफत मजलिस ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती है। देखिए, बांग्लादेश के हालिया आम चुनाव ने ढाका की राजनीति को ही नहीं बदला, भारत के रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए भी नया समीकरण खड़ा कर दिया है। ये चुनाव भारत के लिए दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक संतुलन को दोबारा परखने का मौका बन गया है। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों का असर हालिया तनाव को भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देश जमात का सत्ता से दूर रहना भारत के लिए राहत भरा। आपको बताएं कि चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करे। अब देखिए, अवामी लीग से आगे बढ़कर अब बीएनपी के साथ चलने का समय। बांग्लादेश में भारत के लिए क्या चुनौती है, ये हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अगुवाई वाली सरकार का उदय भारत के लिए नई चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आया है। अवामी लीग से लंबे समय की निकटता के बावजूद मोदी सरकार ने बीएनपी के उदय को स्वागत योग्य बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार के साथ काम करने को तैयार है। यह दृष्टिकोण भारत की परिपक्व विदेश नीति को दर्शाता है। भारत लंबे समय से अवामी लीग से निकटता रखता रहा है, इसलिए अब बीएनपी प्रधान ढाका में नया विश्वास निर्माण करना उसकी विदेश नीति की परीक्षा बन गया है। भारत के लिए बांग्लादेश का चुनाव सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा भी था। उत्तर पूर्वी राज्य भौगोलिक रूप से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। अगर बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतें मजबूत होती हैं तो सीमा पार से आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध घुसपैठ और दूसरे अपराध बढ़ सकते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार के इरादों के साथ साथ उसकी काम करने की क्षमता पर भी नई दिल्ली की नजर है। बांग्लादेश चुनाव के नतीजों का असर भारत पाकिस्तान और भारत चीन रणनीति पर भी पड़ता है। हालिया चुनाव में बांग्लादेश जमात इस्लामी की हार नई दिल्ली के लिए राहत की खबर है। जमात को पाकिस्तान का समर्थन है। उसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से अटूट रिश्ता रहा है। उसकी कट्टरपंथी विचारधारा भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। अगर जमात सत्ता में आती तो आशंका थी कि वो पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी की तरह काम करती। उसकी जीत से हुजी, लश्कर और जैश जैसे आतंकी समूह को बांग्लादेश से यहां पर नया लॉन्च पैड मिलने की आशंका थी। अब देखिए, ये डर नहीं है, बीएनपी राष्ट्रवादी है लेकिन जमात की तरह कट्टर नहीं। नई सरकार ने पहले ही भारत को प्राथमिक पड़ोसी कहा है। बांग्लादेश में बीएनपी लोकतंत्र का चेहरा बनेगी जो भारत की लोकतांत्रिक छवि से मेल खाता है। इसी तरह चीन का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव खासकर रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। मसलन चीनी निर्मित ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों का बांग्लादेश में उत्पादन और तैनाती भारत की पूर्वी सीमा के पास एक नया रणनीतिक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। भारत के लिए जरूरी है कि वो बांग्लादेश के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और केवल सीमा पर स्थिरता बनाए रखे। चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सक्षम रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।